चैप्टर के रूप में स्टार्ट करना है विभाव को। नया चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, विभाव हो जाएगा। यहाँ पे आप किसको पढ़ेंगे, विभाव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए विभाव की। जो चैप्टर हमारा होता है हम उस चैप्टर के नाम को ही पहले समझते हैं कि हमें आखिरकार इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि विभाव होता क्या है। तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, जो धारा वाला जो पोर्शन दिया गया है वहाँ पर विभाव और विभवांतर के बारे में जानकारी दी जाती है। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगी। जो अपना चैप्टर है ये आपका सेकंड चैप्टर का पार्ट ए हो जाएगा। सेकंड चैप्टर के पार्ट ए में हमें विभाव के बारे में पढ़ना है और सेकंड चैप्टर के पार्ट बी में हमें धारिता के बारे में पढ़ना है। वह भी पुरानी बार ज़्यादा बार धारिता बीच में आ रहा था। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विभाव को। विभाव के बारे में समझेंगे विभाव होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं विभाव की डेफिनेशन, विभाव हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे विभाव की परिभाषा होती है किसी चालक का विभाव उसकी वह विद्युतीय अवस्था होती है। माने सबसे पहले तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, यहाँ पर चालक की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसी चालक का विभाव उसकी वह विद्युतीय अवस्था होती है। माने कहीं ना कहीं विद्युत की उसमें बात की जाएगी। तो किसी चालक का विभाव उसकी वह विद्युतीय अवस्था होती है जिसको अन्य किसी चालक से जोड़ने पर, माने उस चालक को हम दूसरे चालक के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जिसको क्या कहते हैं, जब हम किसी अन्य चालक के साथ जोड़ देते हैं तो उसमें आवेश के प्रवाह की दिशा बताते हैं। माने अब आवेश किस दिशा में जा रहा है ये स्पष्ट हो जाता है। तो विभाव की हमारी डेफिनेशन होती है किसी चालक का विभाव वह विद्युतीय अवस्था होती है जिसमें जिस चालक के साथ अन्य किसी चालक को जोड़ने पर वह उसमें आवेश के या फिर विद्युत के या आवेश के कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसके प्रवाह की दिशा को देखेंगे, आवेश के प्रवाह की जो दिशा होती है इस दिशा को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। या आवेश के प्रवाह की दिशा का मालूम चलता है उसे उस चालक का क्या कहा जाता है, उसे उस चालक का विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस चालक का विभव। तो ये होती है विभव की डेफिनेशन। ये अभी आपको नहीं पढ़ाई गई होगी, ये न्यू डेफिनेशन है। यहाँ पे आपने देखा कि किसी चालक का विभव वह विद्युतीय अवस्था है जिससे अन्य किसी चालक को जोड़ने पर उसमें आवेश प्रवाह की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। उसे उस चालक का हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब वहीं अब देखना फिर अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार होगा। जैसे यहाँ पे हमें यदि देखें थोड़ा पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट तैयार होता है अपना। किसी वस्तु को यदि हम देखें, किसी वस्तु के यदि हमें विभव की क्या करनी हो, माप करनी हो। माने कोई वस्तु है और उस वस्तु में भी हमें किसकी माप करनी है, विभव की माप करनी है। तो पृथ्वी के विभव को शून्य मान करके उस वस्तु की माप की जाती है। माने अब हमसे खालिस्तान में पूछा जाएगा पृथ्वी का विभव कैसा होता है, शून्य। किसी वस्तु के यदि विभव की हमें क्या करनी हो, माप ज्ञात करनी हो, यानी उसका मान ज्ञात करना हो, तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, पृथ्वी के विभव को कैसा मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। पृथ्वी के विभव को शून्य मान करके उस वस्तु के विभव की माप को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब यदि यहाँ पे हम और समझें तो पृथ्वी इतनी विशाल चालक है, ये भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि जो आपकी पृथ्वी होती है ये एक किसके रूप में काम करती है, चालक के रूप में काम करती है। आपने देखा होगा अर्थिंग वगैरह हमें पृथ्वी से प्राप्त हो जाती है। गांव में आपने सामान्यतः देखा होगा जब अर्थ नहीं आता है तो केवल फेस की एक डोरी को डाल करके और अर्थ में किसी लोहे की यानी धातु, लोहा माने धातु, किसी भी मेटल का हम यूज कर सकते हैं। तो लोहे यानी मेटल को वहाँ पे उसमें लगा दिया जाता है, वहाँ से अर्थिंग प्राप्त करी जाती है। किससे, पृथ्वी से। तो यहाँ पे जो आपकी पृथ्वी होती है ये एक किसके भांति व्यवहार करती है, चालक के रूप में व्यवहार करती है। किसके रूप में व्यवहार करेगी, चालक। कि इसे कुछ आवेश देने से उसके व्यवहार में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। चालक है, जब हम उसे कुछ आवेश देते हैं तो जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो विभव होता है उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इसी कारण जब हम किसी वस्तु के विभव की गणना करते हैं यानी उसके विभव की माप करते हैं तो वहाँ पर जो अपनी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के विभव को हम कैसा मान लेते हैं, उस कंडीशन में शून्य मान लेते हैं। माने पृथ्वी के विभव को शून्य मान करके किसी भी वस्तु के विभव की क्या की जा सकती है, मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। ये तो हो गई डेफिनेशन
और कुछ अपने महत्वपूर्ण बिंदु। इसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो हम जो अभी तक पुरानी डेफिनेशन जो आपको पढ़ाई गई होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा, एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे अब हम डेफिनेशन जो अभी तक आपने पढ़ी होगी विभव की, वो परिभाषा देखने वाले। एकांक धन आवेश, समझ रहे हैं? एकांक यानी एक, धन यानी उसके साथ धन का चिन्ह लगाएंगे, आवेश यानी किसके सिंबल यानी संकेत का उपयोग करेंगे, आवेश के। आवेश को किससे प्रस्तुत करेंगे? क्यों से। मात्रक नहीं पूछा, मात्रक तो कूलम होता है। तो देखना हमने यहाँ पर दो बिंदुओं को ले लिया। एक जो अपना बिंदु है यहाँ पे, यदि हम एक बिंदु को मान, जैसे इस वाले बिंदु को देखें तो ये वाला जो हमारा बिंदु है ये किसको शो करेगा? अनंत को। और ये वाला जो अपना जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कौन सा बिंदु मान लेते हैं? विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु मान लेते हैं। कौन सा बिंदु मान लेते हैं? विद्युत क्षेत्र का। अब देखना इस वाले बिंदु पर क्या रखा है? एकांक धन आवेश। इसको एकांक माने एक ही तो है, धन तो धन का चिन्ह लगा दिया, आवेश यानी क्यू हो गया। अब पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन यानी देखेंगे परिभाषा। तो एकांक धन आवेश को अनंत से, माने ये जो बिंदु है जिस पे ये रखा है उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया? अनंत नाम दिया। इससे हमें कहाँ पे लाना है? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, माने ये तो अनंत था, इससे हमें उठा करके उस एकांक धन आवेश को कहाँ पे लाना है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो डेफिनेशन हमारी बनती है एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, हमारे द्वारा जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। ये परिभाषा आपने पढ़ी, ये विभव की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अगली डेफिनेशन यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी दूसरी डेफिनेशन में किसकी? विभवांतर की। किसकी परिभाषा? विभवांतर। अब इसमें भी विभवांतर में भी हमें कितने बिंदुओं की आवश्यकता है? दो बिंदुओं की आवश्यकता है। इसमें हमारे दोनों ही बिंदु किसको शो करेंगे? विद्युत क्षेत्र को शो करेंगे। उसमें एक बिंदु हमारा अनंत था और दूसरा बिंदु कौन सा? विद्युत क्षेत्र। इसमें दोनों ही बिंदु हमारे कौन से होते हैं? विद्युत क्षेत्र के होते हैं। तो डेफिनेशन होती है विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रहेगा, दोनों ही बिंदु है, तो या तो ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम क्या कहेंगे? विभवांतर। या फिर ऐसे समझें कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से एकांक धन आवेश को दूसरे बिंदु में, माने वो भी विद्युत क्षेत्र का ही है, उस तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। इसके पश्चात देखा जाए कि जो आपका विभव और विभवांतर होते हैं दोनों ही एक प्रकार की कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश। क्योंकि आप समझ सकते हैं अनंत माने किसी भी जगह मान सकते हैं अनंत बिंदु को, कोई उसका जगह तो फिक्स नहीं है कि ये पृथ्वी पर ये जो बिंदु है वही अनंत है। किसी भी बिंदु को हम अनंत मानकर वहाँ से ला सकते हैं। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र है, अब जरूरी थोड़ी है विद्युत क्षेत्र में हम किसी भी बिंदु से आ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रहेगा, उस विद्युत क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो कोई भी बिंदु है, निश्चित तो है नहीं। इसी कारण ये जो दोनों जो राशियाँ होती हैं, दोनों राशियाँ हमारी कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। कौन सी राशियाँ हो जाएंगी? अदिश राशियाँ हो जाएंगी। इसके पश्चात यदि हम देखें तो थोड़े से हम संकेत यहाँ पर देखेंगे। जो हमारा विभव होता है, विभव को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? भी से प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे SI पद्धति में विभव का मात्रक। तो SI पद्धति में विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को भी आप किससे शो करेंगे? भी से ही शो करेंगे। तो विभव को हम भी से प्रस्तुत करते हैं। विभव का SI पद्धति में यदि मात्रक देखा जाए तो SI पद्धति में विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को भी किससे शो किया जाता है? भी से शो किया जाता है। इसके पश्चात यदि देखा जाए तो अब हम देखेंगे विभव का
ये तो ठीक है, मात्रक हो गया वोल्ट, ये तो आपको छोटे स्तर पर पहले बता दिया होगा कि वोल्ट इसका मात्रक होता है। इसके साथ ही यदि हम देखें, जैसे हम कह रहे हैं V बराबर होता है W/Q, मानो उस एकांक आवेश को ला रहे थे ना, और लाने में कुछ कार्य कर रहे थे, तो किया गया कार्य और जो आवेश होता है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? प्रभाव कहलाता है। तो ये सूत्र हो जाएगा उसका। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? दूसरा मात्रक बनाएंगे। एक तो वोल्ट हमने याद कर लिया कि वोल्ट होता है, इसके साथ हमें दूसरा मात्रक यदि देखना है, साथ में एक वोल्ट की भी परिभाषा बनेगी। तो यहाँ पर देखना, पहले कार्य को हम क्या लिखते हैं? कार्य का ऐसे पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का ऐसे पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो जूल प्रति कूलाम हो गया, दूसरा मात्रक हमें मिल गया। एक तो वोल्ट हो गया, ये भी आना चाहिए, और दूसरा कौन सा होता है? जूल प्रति कूलाम। ये किसकी सहायता से हमें प्राप्त हुआ है? ये हमें उसके फॉर्मूले की सहायता से प्राप्त हुआ है। माने जो कार्य और जो आवेश का जो अनुपात होता है, वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और जो विभव होता है, विभव का यदि इस बेस पर यदि हम ऐसा ही पद्धति में यूनिट देखें, मात्रक देखें, तो वो आपका क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसके पश्चात अब हमें यहीं पर डेफिनेशन देखनी है किसकी? एक वोल्ट की परिभाषा देखनी है। किसकी परिभाषा देखनी है? एक वोल्ट की। जब भी एक वोल्ट, माने कहीं पे भी हमें परिभाषा निकालनी हो और उसके साथ शब्द एक लग जाए, तो कहीं भी हो, चाहे वो फिजिक्स वाला पोर्शन हो या केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो, सबका तरीका एक ही रहता है कि सबसे पहले तो हमें उसके फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? फॉर्मूले। तो यहाँ पे हमने लिखा V बराबर क्या था हमारा? W/Q, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे आपने देखा V का मात्रक लिख दिया। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बराबर W, देखा W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब देखा हमने अपॉन में क्या लिखा हुआ है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो अपॉन में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? कूलाम। अब चूंकि हमें डेफिनेशन एक वोल्ट की देखनी है, तो सभी के साथ हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक लगा देंगे। अब परिभाषा बनेगी हमारी एक वोल्ट की। एक वोल्ट हम किसे कहते हैं? तो एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश, अभी हम कह रहे थे एकांक धन आवेश, अब हम क्या कहेंगे? एक कूलाम आवेश। मान दिया गया है ना, ये एक कूलाम लिखा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना कार्य करना पड़े? 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो विभव का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। माने विभव की ही परिभाषा है। एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो विभव होगा, विभव को हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है। इसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो थोड़ा और इसके बारे में आगे की और जानकारी को एकत्रित कहते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, वोल्ट और स्थिर वोल्ट में संबंध। वही आपका होता है CGS पद्धति का मात्रक। वोल्ट यानी SI पद्धति, यूनिट ऑफ SI। लेकिन यदि हम CGS पद्धति को देखें तो वोल्ट को फिर आप क्या कहेंगे? स्थिर वोल्ट कहेंगे। स्थिर वोल्ट कहेंगे। तो यहाँ पे हम मात्रक को देखते हैं। तो एक तो अपना पहले तो यही हो गया वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर, यहाँ पे क्या था अपना? 1 जूल था, और अपॉन में क्या हो गया आपका? 1 कूलाम हो गया। अपॉन में क्या हो गया? 1 कूलाम हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले तो 1 वोल्ट बराबर, अब हमें फिर से एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। आपको कक्षा 11 के फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, कक्षा पढ़ाया ही गया होगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 जूल जो कार्य होता है ये 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। जब बराबर होता है तो 1 जूल की जगह हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। वही यदि हम एक कूलाम को देखें तो एक कूलाम का मान आपको अभी बताया गया था 3 × 10⁻9, अभी बताया गया था ना पुराने ही चैप्टर में, पिछला चैप्टर अपन ने देखा। अब इन दोनों को हम जब व्यवस्थित करके लिखेंगे तो व्यवस्थित करने पर हमें यहाँ पे इसका मान, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा ये आगे हमारा 1 वोल्ट का 1 वोल्ट रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको आप ऊपर की ओर ले जाएं तो ये जो घातें हैं कैसी हो जाएंगी, माइनस में। तो 10 की घातें कितनी बचेंगी, -2। 10 की घातें -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। 10 की घातें -2 माने 1/100। तो अब 1/100 माने नीचे 3 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 माने क्या हो जाएगा, 1/300। और यूनिट चेंज हो गई, यहाँ पे आपकी हो जाएगी स्थिर वोल्ट हो जाएगी। ये आपसे ऑब्जेक्ट वगैरह में कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट का स्थिर वोल्ट में मान कितना होता है, तो 1/300 ये आपका मान होता है। ये आप सॉल्व करेंगे, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे, घटाएंगे, बाकी का जो बचेगा घात है उनको फिर नीचे लाएंगे तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 ही बचेगा तो 300 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका 300 और यूनिट क्या हो जाएगी, स्थिर वोल्ट हो जाएगी। ये तो अभी अपन ने देखा व्यवहार से संबंधित मात्रक। अब हमें सूत्र की सहायता से ही क्या निकालना होता है, विमीय सूत्र निकालना होता है। किसको निकालते हैं, विमीय सूत्र को निकालते हैं। तो फिर से वही रहेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभव, और विभव के साथ हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले हम ऊपर लिख रहे थे कार्य, और कार्य के अपोन में हमारा क्या आ रहा था, आवेश आ रहा था। क्या आ रहा था, आवेश। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, कार्य के विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² (2)। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्य का विमीय सूत्र ml² (2). आवेश का क्या होता है, AT। अभी तुमने कहा था पिछले ही चैप्टर में, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, AT लिख देंगे। अब ये T है, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, छत पे चलेगा T, तो ये घातें माइनस में हो जाएंगी, और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। और ये जो A है, A के ऊपर भी घात 1 मानी जाएगी, इसको भी हम छत पे ले जाएंगे, छत पे माने ऊपर ले गए, तो इसके ऊपर भी जो घात होगी वो कैसी हो जाएगी, माइनस के फॉर्म में हो जाएगी। तो फिर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, m का m रहेगा, l² का l² रहेगा। t ये ऊपर पहुंचा तो t की पावर -2 पहले से थे, -1 और आ गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितने होगा, 3, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके -3। इसके पश्चात 1 को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये निकल आएगा आपका विभव का, ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ये माने अभी हमने जितना पोर्शन देखा केवल विभव के बारे में जानकारी ली, पूरे पोर्शन में केवल विभव के बारे में जानकारी ली, केवल अलग से विभवांतर की डेफिनेशन को समझा, बस। बाकी का अभी तक आपको जो बताया गया ये टोटली हमारा किसके बारे में चल रहा था, ये विभव के बारे में चल रहा था। अब यहाँ पे हमें आवश्यकता होती है किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश तो आप समझ रहे होंगे, कल हमने एक व्यंजक देखा था, उसमें आप बिंदु बना रहे थे और उसके कारण हम व्यंजक को सॉल्व कर रहे थे। वही कंडीशन आपकी यहाँ पे भी रहेगी, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें किसकी गणना करनी है, किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझें। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, माने बिंदु आवेश रहेगा और फिर हमें किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है, माने व्यंजक ज्ञात करना है। और जो व्यंजक निकलेगा वो आगे के क्वेश्चन में लगेगा, अक्षीय में और अक्षीय में। लास्ट अक्षीय ने अक्षीय रहेगी आज आपको, तीसरी बार देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ज्ञात क्या कर रहे हैं, विभव का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक बिंदु आवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें केवल सूत्र निकालने के लिए केवल चित्र की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायग्राम होता है, यदि आपने डायग्राम को कन्फर्म कर लिया और उसमें भी आपने ये जानकारी एकत्रित कर ली कि कौन से डायग्राम में कौन से संकेत को हम क्या कहते हैं, समझ जाइए आपका काम हो गया। फिर आपको वहाँ पे कुछ नया सीखना नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो जो आपका पहला बिंदु है, इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, ये आपका बिंदु आवेश हो गया। बिंदु आवेश पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमने एकांक धन आवेश को रख दिया, यानी क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा।
अब इससे यदि हम यहाँ पे चलें तो एक बिंदु को मान लेते हैं, ये अपना हो गया, यहाँ पे मान लो ये आपका हो गया बिंदु P। अभी इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, विभव की गणना करनी है। लेकिन अभी डायग्राम अभी आधा कंप्लीट हुआ है। जिस बिंदु पर गणना करनी है तो पहले तो यहाँ से लेके वहाँ तक जाएंगे, दोनों के बीच की क्या हमें ज्ञात होनी चाहिए, दूरी। तो यहाँ पे हम दूरी को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। अब यहाँ पर दो बिंदु और हम यहाँ पे ले लेंगे, एक आपका ये बिंदु B हो जाएगा और एक आपका ये बिंदु क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सस्पेंस है, इस चीज़ को अच्छे से समझना। यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, A है। यहाँ पे क्या ली गई है, छोटी सी दूरी ली गई है और छोटी सी दूरी के लिए हम यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। क्या लिख देंगे, dx। भाई अल्प दूरी ले रहे हैं ना, तो क्या लिख दिया यहाँ पर, dx। और जो बिंदु यहाँ से यदि हम देखें, बिंदु O से लेकर के बिंदु कहाँ तक की दूरी, B तक की दूरी, तो यहाँ तक की दूरी अपनी कितनी हो जाएगी, स्मॉल x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x। अब इसी को आगे की ओर आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि विभव में हम कहाँ से चलते हैं, अनंत से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, अनंत से चलते हैं। तो ये जो बिंदु रहेगा ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, अनंत का बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा, अनंत का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी हो जाएगी, डॉटेड लाइन हो जाएगी। अभी केवल हमारा यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र आपके सामने बना हुआ है। यदि हमने चित्र देख लिया और चित्र में कहाँ पे क्या बताया गया ये देख लिया, तो आगे का क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, भाषा को आप देखेंगे, माना किसी बिंदु O पर, ये वाला बिंदु O है, किसी बिंदु O पर यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या रखा हुआ है, एकांक धन आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु O पर हमने प्लस Q बना लिया, प्लस Q माना एकांक धन आवेश हो गया। बिंदु O पर क्या रखा हुआ है, एकांक धन आवेश Q रखा गया है। इसके पश्चात यदि हम देखेंगे, इससे माना यहाँ से चले, अब इससे स्मॉल r दूरी पर एक क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें किसकी गणना करनी है, विभव की गणना करनी है। माने एक बिंदु O है जिस पर क्या रखा हुआ है, धन आवेश Q रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर आप चले और कहाँ पे आ गए, बिंदु P पर आ गए। और इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी होती है, विभव की गणना करनी होती है। इसके लिए बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B लिया। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर क्या लिया, एक बिंदु B लिया। अब B बिंदु पर हमें क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए क्या किया गया, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसका सूत्र लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगेगा। भाषा में इतना समझने लगे, माने जो शब्द आ जाए कि इसकी तीव्रता या ये वो, तो समझ जाए कि उसी का फिर आगे हमें सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसके लिए हमने क्या किया कि बिंदु O से हम चले, स्मॉल x दूरी पर हमें एक बिंदु B मिला। उस बिंदु B पर हमने देखा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे हमने तुरंत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया। E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, x स्क्वायर। ध्यान देना, दूरी कितनी दी गई है, x दी गई है, तो क्या हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना समीकरण नंबर 1। ये तो ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो यदि हम इसके साथ माध्यम को लेते हैं तो यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, k। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ k क्या है, परावैद्युतांक। k क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक। तो फिर अपन इसको कह सकते हैं E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q बटे दूरी का स्क्वायर। और दूरी कितनी है हमारी यहाँ पर, स्मॉल x है, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब एकांक धन आवेश को, अब थोड़ा ध्यान से सुने, एकांक धन आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक ला रहे, दिशा कैसी है, विपरीत। और फिजिक्स में ध्यान रखना, दिशा विपरीत हो गई माने माइनस का चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश अपना बिंदु B पे मान रहे हैं अपन। अब इसको हम कहाँ से ला रहे हैं, B से A तक ला रहे हैं। तो जब ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम किया जाएगा अपने द्वारा। ला रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे किया गया कार्य। तो यहाँ पे अपना फार्मूला लगेगा, किया गया कार्य बराबर
किया गया कार्य बराबर बल गुणन क्या होता है विस्थापन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बल इंटू में क्या हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विस्थापन। अब आपको ध्यान देना है, जब अल्प दूरी ला रहे हैं तो अल्प कार्य किया जाएगा। ये चीज़ आपको पिछले व्यंजकों में भी समझाई गई है कि जब कुछ अल्प दूरी चलेंगे तो अल्प काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम कार्य को क्या लिखेंगे, dw लिखेंगे। वैसे तो कार्य को w लिखते हैं, लेकिन अल्प यानी dx चल रहे हैं तो अल्प काम करेंगे ना। थोड़ा सा चला, थोड़ा सा काम किया, तो क्या हो गया dw बराबर। बल को यहाँ पे हम किससे प्रेषित करते हैं, F से, लेकिन बल बराबर होती है तीव्रता। बल बराबर तीव्रता। तो यहाँ पर एक स्टेप हम और लिख सकते थे, कार्य बराबर तीव्रता गुणे विस्थापन। तो फिर अब हम बल की जगह किसको लिख देंगे, तीव्रता को लिख देंगे। किसको लिख देंगे, तीव्रता को लिख देंगे, और बाकी का अपना विस्थापन का क्या रहेगा, विस्थापन रहेगा। अब यहाँ पे हम रखेंगे मान, तो dw का क्या है dw, और यहाँ पे यदि हम तीव्रता की बात करें तो तीव्रता को हम किससे प्रेषित करते हैं, e से। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं विस्थापन b से कहाँ तक आ रहे थे, a तक, माने अल्प दूरी थी dx, लेकिन दिशा क्या थी विपरीत। तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। माइनस का चिन्ह समझ में आया। तो ये हो गया आपका माइनस dx, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देखा समीकरण 1 में हमें किसका मान दिया गया है, e का, और समीकरण 2 में हमें किसके मान की आवश्यकता है, e के मान की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या हो गया, dw बराबर e का मान समीकरण 1 के ऊपर जोड़ डालें थोड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू q बटे x स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा माइनस का dx। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। कहाँ पे पहुँच गए, समीकरण नंबर 3। अब इसको हमें समीकरण 3 डालना हो तो भी ठीक है, और नहीं डालना हो तो भी ठीक है, क्योंकि आगे अभी हमें थोड़ी सी भाषा और लिखनी है। थोड़ी सी भाषा हम देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एकांक धनावेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से P तक समाकलन लंबना है भैया, बायोलॉजी वाले, समाकलन लंबना है। कहाँ से लेंगे, अनंत से P तक। तो एक जगह तो अनंत लिखा जाएगा, दूसरी जगह कहाँ तक आ रहे हैं, P तक। तो फिर बिंदु O से P तक के बीच की दूरी क्या है, R है। तो समाकलन लिया जाएगा अनंत से R तक। ये बात समझ में आई, अनंत से P तक आ रहे हैं तो फिर अनंत तो वो अपना रहेगा ही, समाकलन अनंत से लेंगे। अब आ कहाँ तक रहे हैं, P तक, और बिंदु O से P तक के बीच की दूरी कितनी है, R। तो जो अब समाकलन लिया जाएगा, किसका समाकलन लिया जाएगा, समीकरण 3 का समाकलन लिया जाएगा। किसका समाकलन लिया जाएगा, समीकरण 3 का समाकलन लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 3 का समाकलन लेने पर, समीकरण 3 का क्या कर लेंगे, समाकलन ले लेंगे। ठीक है, समाकलन लिखते हैं, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह। नीचे क्या लिखेंगे, अनंत, ऊपर क्या लिख देंगे, r। अनंत से कहाँ तक आ रहे थे, r तक, माने P तक। तो वो दूरी r है अपनी। तो क्या समाकलन कहाँ से लिया जाएगा, आपका अनंत से लेकर के r तक लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे पूरा मान जो आपका लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। क्या बचा, माइनस का चिन्ह। माइनस के चिन्ह को यहाँ पे लिखें, ठीक है, माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल दिया गया। अब करेंगे हम
वही पुरानी वाली कलाकारी। dw का समाकलन क्या होता है? w होता है, बराबर माइनस का क्या हो गया आपका? माइनस। भैया हेलो, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0k को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k, यहाँ पे समाकल का चिन्ह, ये अनंत का चिन्ह और ये r का चिन्ह। अंदर क्या बचा? 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचा। क्या बचा? 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचा। बायोलॉजी। अब यहाँ पे बल्लेबाजी वाले ध्यान दें, 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है? जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, सेम यहाँ पे भी आपको याद करना है कि 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन माइनस 1 बटे एक्स होता है। क्या होता है? माइनस 1 बटे एक्स। भैया आ रहा, इसका समाकलन माइनस 1 बटे एक्स। अब यहाँ पे हम व्यवस्थित करके इसका मान लिखते हैं, तो w का ये अपना w हो गया माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k, समाकलन ले लिया माइनस 1 बटे एक्स। नीचे क्या लिखेंगे? ये अनंत, और ऊपर क्या लिख देंगे? r। समझ में आया कुछ? अब क्या करना है? अब क्या करना है? व्यवस्थित करके जादू होगा यहाँ पे, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k माइनस 1 बटे, ये x नहीं, ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या है? r, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? r। ये माइनस किसका हो गया? सूत्र का हो गया। फिर से यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 1 बटे, क्या आ जाएगा? अनंत, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अनंत। और अगले स्टेप में ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे? प्लस, तो w बराबर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k माइनस में 1 बटे r, माइनस माइनस प्लस 1 बटे अनंत। 1 बटे अनंत का मान 0 होता है। क्या हो जाएगा? 0, माने इसको अपन छोड़ दो, 0 है, जोड़ेंगे तो क्या संख्या में परिवर्तन थोड़ी होना है। तो फिर आगे अपन 1 बटे अनंत का यहाँ पे हम मान रख देंगे, मान पुट कर देंगे, तो w बराबर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k माइनस 1 बटे r। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा? w बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 1 बटे r। अब हमें क्या करना है? इसको व्यवस्थित करके लिखना है, तो व्यवस्थित करके लिखेंगे, तो w बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 1 की जगह क्या लिख दिया? q, और बटे में क्या हो गया? r। ये क्या निकला? भी किया गया कार्य, किया गया कार्य। भैया हेलो, किया गया कार्य यहाँ निकल रहा है, किया गया कार्य निकल आया। अब हम देखेंगे कि जो किया गया कार्य होता है ये विभव के बराबर होता है। परिभाषा में क्या कहा गया? किया गया कार्य माने जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। माने w बराबर v, किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे w की जगह हम क्या रख देंगे? v, तो v बराबर क्या निकल आएगा? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू q बटे r। ये निकल आया अपना व्यंजक, और यूनिट क्या लिख देंगे? SI पद्धति में वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम। ये हो गया विभव का व्यंजक। समाकलन लिया गया है, ठीक है, और समाकलन में भाषा में बताया गया था कि अनंत से कहाँ तक का है? बिंदु P तक। तो अनंत से समाकलन लेंगे और बिंदु P तक की दूरी यदि हम डायग्राम में देखते हैं, उससे P तक की क्या दी गई थी? r। तो फिर समाकलन अनंत से r तक लिया जाएगा। बाकी फिर अपन को सॉल्व करना ही है, 2-3 बार देख चुके हैं ना ऐसा, तो अब सॉल्व हो गया वो। इसके पश्चात यदि हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब फिर से जो अपने क्वेश्चन होते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विभव की गणना कीजिए। अक्षीय स्थिति कैसी होती है? अच्छी होती है।
ठीक है, डायग्राम बनाए पहले। अब हमें किसकी गणना करनी है? अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति में निकालना क्या है? अक्षीय स्थिति में भी निकालना है। भी यानी क्या हो गया? विभव हो गया। भी यानी क्या हो जाएगा? विभव। अभी तक आप चुंबकीय क्षेत्र में अक्षीय स्थिति देख चुके हैं, विद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति देख चुके हैं, और अब हम देख रहे हैं विभव में अक्षीय स्थिति। स्टेप वही रहते हैं, तरीका वही रहता है, केवल संकेत और सूत्र चेंज हो जाते हैं। तो अभी आपको विभव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, V बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/R। स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में रहता है दूरी का स्क्वायर, विभव में दूरी का स्क्वायर नहीं होता है। अंतर केवल इतना ही है सूत्रों में, बस। अब चलते हैं अपन इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें द्विध्रुव के कारण देखना है। तो विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे। ये अपने दो बिंदु हो जाएंगे, दोनों बिंदुओं को यहाँ पे हम मिला देंगे। बिंदुओं को यदि हम देखेंगे तो इन्हें हम किससे मिलकर मान लेते हैं? बिंदु ए और बी से मिलकर के मान लेते हैं, जिस पर एक बिंदु पर क्या रखा होता है? धन आवेश रखा होता है। क्या रखा होता है? धन आवेश रखा होता है। तो यहाँ पे हम किसका चिन्ह बना देंगे? प्लस का, और ये हो जाएगा आपका क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका क्यू। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a, और बीच में ये आपका क्या हो जाएगा? बिंदु O। तो इस वाले बिंदु माने B बिंदु से O बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? स्मॉल a, और O बिंदु से A बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? स्मॉल a। या 2a थी, आधी आधी बांट दी, तो a बचा। अब इसी को हम कहाँ पे बढ़ा देंगे? आगे की ओर। आगे की ओर जब आप इसको बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया, ये क्या हो गया? अपना बिंदु P। और इसी बिंदु P पर आप किसकी गणना करेंगे? विभव की गणना करेंगे। इसके लिए हम बिंदु O से चलते हैं कहाँ तक? बिंदु P तक चलते हैं, और यहाँ पे हम दोनों के बीच के लिए हमें दूरी की आवश्यकता होगी, तो क्या लिख देंगे? R। अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि पुराना ही है, ठीक है, केवल थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसमें अंतर क्या है? पानी भर के दे दो। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें जब हम ऋण Q आवेश के कारण चलते हैं, थोड़ा सुने, जब हम ऋण Q आवेश के कारण चलते हैं, पानी दे दो, बता रहे हैं कि जो विभव वाला जो पोर्शन होता है, जब इसमें हम ऋण Q आवेश के कारण चलते हैं, तो ऋण Q आवेश के कारण आवेश के साथ माइनस के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसके चिन्ह का उपयोग किया जाता है? माइनस। अभी आगे अपन इसको लगाएंगे। अब भाषा देखते हैं डायग्राम की। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। इसके मध्य बिंदु ये है O। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक क्या है? बिंदु P है, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? विभव की गणना करनी है। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो पहले हम धन Q आवेश के कारण देखते हैं, और फिर ऋण Q आवेश के कारण देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? विभव का फॉर्मूला V बराबर 1/4πε0 के इंटू दूरी, स्क्वायर नहीं, केवल दूरी। दूरी यानी बस दूरी यानी A से, धन Q आवेश A से है, तो A से लेके P तक की दूरी, A से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी? AP हो जाएगा। अब AP का मान निकालना है। O से लेके P तक का मान R दिया गया है, और O से लेके A तक का मान A दिया गया है। तो पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे तो इतनी दूरी शेष बच जाएगी, और R में से A को क्या कह देंगे? माइनस। सीधा लिख दें आप मान। चलो समीकरण की ओर चलते, कोई छिपरी की ओर चलता है।
हम समीकरण की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a। अब पहली बार लिखा है ना विभव, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे v1। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब किसके कारण देखेंगे, ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। कौन सी आवेश के कारण, ऋण q आवेश के कारण। तो लिखेंगे v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू -q। बस इतना ही ध्यान रखना है, आवेश यहाँ पे ऋणात्मक ही लिया जाएगा, तो -q और बटे में क्या लिखना है, दूरी। तो दूरी को यदि आप लिखेंगे तो B से लेके हमें P तक की दूरी चाहिए, यानी इस R में इस A को जोड़ देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम दूरी को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगी अपनी R प्लस A समीकरण नंबर 2। सेकंड हो गया। इसके पश्चात यदि हम देखें तो विभव एक अदिश राशि होती है। ये माइनस क्यों लिया गया भैया, विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, इसकी दिशा नहीं होती है, तो ना तो एक का मान कम होगा ना दूसरे का ज़्यादा। उसमें क्या हो रहा था, E1 का मान अधिक हो रहा था, E2 का कम हो रहा था, और वहाँ पे चुंबक में V1 का मान अधिक हो रहा था, V2 का अधिक। क्यों, क्योंकि वो सदिश राशियाँ थी, वो दिशाएं विपरीत थी। यहाँ पे अदिश राशियाँ हैं, तो यहाँ पे फिर ये दूसरे समीकरण में ऋण q आवेश के कारण माइनस का चिन्ह आया। और यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि जो आपका विभव होता है ये एक कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है, अदिश। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे बिंदु P पर कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी विभव, तीव्रता नहीं सॉरी विभव, परिणामी विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 परिणामी में जोड़ा ही जाता है, लेकिन अभी तक E1 का मान अधिक था, E2 का मान कम था, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा रहे थे। यहाँ पे अदिश राशि हैं, तो हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो दोनों विभव को जब हम जोड़ देंगे दोनों बिंदुओं के कारण, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। याद रखना चिन्ह तो बीच में माइनस का ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि ये माइनस भाई साहब पहले से यहाँ विराजमान है। अब यहाँ पे हम क्या कह देंगे, V1 और V2 के क्या कह देंगे, मान पुट कर देंगे। यहाँ पे मानों को यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटे R माइनस A। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, R माइनस A प्लस का चिन्ह, किसका मान रख देंगे, V2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू माइनस Q बटे R प्लस A। अगले में इसका गुणा कर लेंगे, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R माइनस A प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R प्लस A। स्थिति वैसे ही बनी। अब क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ले क्या लेंगे, ले दो। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लिया भैया, इतने का बच्चों 1, और ये क्या हो गया R माइनस A, ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे रहेगा 1/R प्लस A। इतना तो सब कुछ समझते होंगे, ये समझाएंगे क्या। Q दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों जगह है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक बचा, एक लिख लिया, R माइनस A का R माइनस A, माइनस का चिन्ह। यहाँ से Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 और ये बचे में R प्लस A। अब भैया बल्लेबाजी वाले V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इथे का करने आओ एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, R माइनस A, और यहाँ पे हो जाएगा R प्लस A। तो यहाँ पे आप देखेंगे R माइनस A से R माइनस A कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या बचेगा r प्लस ए। हो गया भैया, हेलो एकदम ना करो। r प्लस ए से r प्लस ए कट जाएगा, क्या बचेगा r माइनस ए। अगले स्टेप में माइनस का क्या होगा अंदर गुणा, और नीचे क्या लगेगा फॉर्मूला। नीचे फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। नीचे ये सूत्र लग जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे अपना क्या रहेगा r स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये सूत्र लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र हो तो ना पता हो तो जैसे लिख लेते हो, जो बगल में गुलाबी पन्ना टंगो दिखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे तो r प्लस ए, इस माइनस का अंदर क्या कह देंगे गुणा, तो यहाँ पे माइनस r और प्लस का क्या हो गया ए। जे r आपस में लाइन पर निपट गए, क्या बच्चों ए और ए 2a, तो हो गया आपका v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए और ए 2a बटे में क्या हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना हो गया, व्यवस्थित करके लिख दें। v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू का गुणा किसके साथ कर देंगे 2a के साथ कर देंगे, बटे में क्या रहेगा आपका r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, क्यू गुणे 2a का मान p कैपिटल P। तो आने वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा पर्सनल वाले व्यंजकों में इसकी जगह p लिख देंगे। तो v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p बटे r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। इतना प्राप्त हो गया। अब v बराबर निकाला, v यानी प्रभाव, प्रभाव यानी वोल्ट, तो ये आपकी हो गई कौन सी स्थिति अक्षीय स्थिति। कौन सी हो गई अक्षीय। अब कौन सी स्थिति देखनी है निरक्षीय स्थिति। इसके आगे और भी लिख सकते हैं, वही छोटा है छोटा है छोटा है, माने ये भी उत्तर है, किताबों में ये उत्तर दिया जाता है। और अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो आपने डायग्राम में देखा था a का मान कम था, r का मान ज़्यादा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a का मान कम था माने a छोटा है किससे r से। जो चीज़ छोटी होती है उसको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p बटे a छोटा है माने को छोड़ दिया, क्या बचा केवल r स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया r स्क्वायर। कुछ किताबों में उत्तर ये मिलेगा, यहाँ पे अभी हम क्या लिख देंगे यूनिट वोल्ट लिख देंगे। ये हो गई अपनी अक्षीय स्थिति, किसकी विभव की। इसके पश्चात हमें अगली स्थिति में देखना है। अगली स्थिति आपकी कौन सी रहेगी निरक्षीय स्थिति रहेगी। कौन सी स्थिति निरक्षीय, विभव की निरक्षीय स्थिति। तो विभव की निरक्षीय स्थिति में आपको याद होगा डायग्राम को त्रिभुजनुमा बनाया जाता है। तो डायग्राम को हम बनाते हैं, ये द्विध्रुव बनाएंगे नीचे, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये किससे मिलके बना होता है आपका AB से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे हम धन Q आवेश लिखेंगे, यहाँ पे हम ऋण Q आवेश लिखेंगे। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है 2a होती है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो बीच में जो बिंदु होता है ये क्या हो जाएगा O, B से O तक की दूरी a, O से A तक की दूरी a, और ये अपना क्या बन रहा है वही पुराना वाला कोण cos थीटा। और ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है P। आगे बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि राशि अदिश सदिश होती तो वो तीर के चिन्ह आगे निकाले जाते हैं। डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे आप इसमें इस वाली भुजा का मान निकालेंगे, क्या निकलेगा त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AP का क्या निकाल लिया जाएगा मान।
पुराने व्यंजकों में भी निकाल चुके थे, वही प्रोसेस आपको यहाँ पे अपनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, क्योंकि बी से लेके ओ तक की दूरी क्या है आर, क्या हो जाएगी आर, और वही मान इस वाली भुजा का भी रहेगा, तो आर स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट। इसके पश्चात यदि हम देखें तो माना वही भाषा पुरानी, माना ए पी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन की और ऋण की आवेशों से मिलकर के बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। पुरानी भाषा है, स्वयं लिखा गया है। पहले हम किसके कारण लेंगे, धन क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे आप लेते हैं प्लस क्यू यानी धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या हो जाएगा विभव हो जाएगा। तो विभव का फॉर्मूला लगाएंगे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू आवेश बटे दूरी। दूरी क्या हो जाएगी, धन क्यू आवेश माने ए से लेके पी तक की दूरी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर ए पी, और ए पी का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट नहीं कटेगा क्योंकि ए पी के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो फिर यहाँ पे चलिए मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर। अब हम देखेंगे ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ऋण क्यू आवेश के कारण यदि आप बिंदु P पर विभव देखते हैं तो यहाँ पे हमारा मान क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू माइनस क्यू बटे में दूरी BP यानी वही की वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इतना समझे। चूंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे परिणामी विभव में दोनों को जोड़ दिया जाए। बिंदु P पर परिणामी विभव यानी V बराबर V1 प्लस V2, परिणामी विभव को जोड़ा गया है। V बराबर V1 प्लस V2 लिखा गया है। cos थीटा भी लिखेंगे। चूँकि दोनों के मान समान हैं, केवल बीच में एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो टोटल से टोटल कटना ही है। ठीक है, तो हम केवल V1 प्लस V2 लिखते हैं। मान दोनों के समान ही रहेंगे। cos थीटा लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे वही तरीका है, करने का वही है, लेकिन सॉल्व करने पर हमें 0 प्राप्त होने वाला है। तो V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, और इसके पश्चात यहाँ पे हम किसका चिन्ह लगाएंगे प्लस का, फिर किसका मान रख देंगे V2 का। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अगले स्टेप में ये प्लस माइनस का आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे रहेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, आपस में लड़ पड़े, कट गए, पिट गए, मर गए, 0 बचा। cos थीटा भी हम लेके चलते तो भी वो कटना ही था, मान बराबर ही लिखते हैं दोनों जगह cos थीटा का, तो भी हमें 0 ही प्राप्त होना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो विभव होता है, विभव की जो निरक्षीय स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। अभी हम दो चीज़ों की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही चैप्टर के। एक तो हम विभव को लेकर चल रहे थे और विभव के साथ हमने डेफिनेशन किसकी देखी थी, विभवांतर की परिभाषा देखी थी। किसकी परिभाषा देखी थी, विभवांतर की। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, विभव की।
विभव में हमने कहा था एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। अनंत से कहाँ आते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर। और विभवांतर में हम क्या लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, माने विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। या फिर ऐसी डेफिनेशन कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये पहले जब हम अंतर लिखेंगे, दोनों में तुलना करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम दोनों की डेफिनेशन को लिख देंगे। इसके पश्चात यदि हम देखें तो विभव में हमने दो बिंदु देखे। एक बिंदु कौन सा था? अनंत। और दूसरा बिंदु कौन सा था? विद्युत क्षेत्र का बिंदु। तो परिभाषा से ही अगला बिंदु बनाया गया है। यह अनंत और विद्युत क्षेत्र के बीच का अंतर होता है। और विभवांतर में दो बिंदु रहते हैं और दोनों ही बिंदु किसके बीच के रहते हैं? विद्युत क्षेत्र के बीच के रहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। कहाँ का अंतर होता है? विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। इसके पश्चात हम चलें तो जो विभव होता है, विभव को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? V से। और विभवांतर को VA माइनस VB या फिर V1 माइनस V2 से प्रस्तुत करते हैं। अब जिसका मान ज़्यादा होगा, यहाँ पे जिसका मान ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले मान को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम VA माइनस VB का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। इसे हम VA माइनस VB या फिर V1 माइनस V2 से क्या कहते हैं? प्रस्तुत करते हैं। अब जो विभव होता है, विभव एक सैद्धांतिक परिकल्पना होती है। कौन सी परिकल्पना होती है? सैद्धांतिक, प्रायोगिक नहीं है, सैद्धांतिक है। मान सिद्धांत के ऊपर डिपेंडेबल होता है। तो यह एक कौन सी परिकल्पना होती है? सैद्धांतिक। लेकिन जो विभवांतर होता है, विभवांतर कैसी परिकल्पना होती है? यह एक प्रायोगिक परिकल्पना होती है। कैसी परिकल्पना होती है? प्रायोगिक परिकल्पना होती है। माने किसी परिपथ में लगे हुआ, किसी परिपथ में जो विभवांतर होता है वो उस परिपथ में लगे हुए सेल या फिर बैटरी के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेल या बैटरी के लिए होता है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा, ये दोनों में ही यहाँ पे आपने अंतर देख लिया। इसके पश्चात इसके आगे की ओर हम चलते हैं। तो जो अपना अगला जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हमें देखना है समविभव पृष्ठ। देखें डेफिनेशन शब्द से ही मिल गई, समविभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ, सम यानी समान, क्या? विभव किसके ऊपर? पृष्ठ के ऊपर। अब देखें परिभाषा, तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? एक समान होता है। उसे क्या कहा जाता है? समविभव पृष्ठ कहा जाता है। यानी उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। आइए डायग्राम को यहाँ पे आप देखेंगे, डायग्राम को बना के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी? एक पृष्ठ की पड़ेगी। अंडाकार ओवल के आकार की संरचना बनी है, लेकिन समझ जाए गोलाकार संरचना है। यहाँ पर ये जो आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है, बाहर ये जो संरचना आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ये माना जाएगा इस गोले का पृष्ठ। बीच में ये जो सभी एक जगह मिलेंगे, ये क्या हो जाएगा? केंद्र O। और त्रिज्या क्या रहेगी? R। क्षेत्रफल क्या रहेगा? क्या A। और प्रत्येक बिंदु पर विभव के लिए ये संकेत लगा देंगे बाहर की ओर। और प्रत्येक बिंदु पर यदि हम देखें तो जो विभव का जो मान होगा ये कैसा होगा? एक समान होगा। कैसा होगा? एक समान होगा। तो यहाँ से कुछ परिभाषाएं होती हैं। आवेश यहाँ पर रखा जाएगा बिंदु O पर,
बिंदु ओ जो बनाया गया है, इसी बिंदु ओ पर हम क्या रख देंगे, धन Q आवेश रख देंगे। कौन सा आवेश? धन Q। ध्यान दें, यदि डायग्राम में आपने कैपिटल Q बनाया तो जब हम V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, तो अब यहाँ पे Q कैपिटल लिखा जाएगा। तो यदि डायग्राम में स्मॉल q बनाया तो फिर वहाँ पे फॉर्मूले में भी संकेत के रूप में आप स्मॉल q को ही बनाएं। वो तो आप समझते ही हैं, डायग्राम के ऊपर डिपेंड होता है। आवेश तो आवेश है, अब हम उसको कैपिटल से शो करेंगे तो आगे फॉर्मूला यदि हम लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल लिख देंगे, और यदि यहाँ पे हम स्मॉल धन q लिखते हैं तो फिर हम ना फॉर्मूला जो चलेगा उसमें स्मॉल q आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे, कुछ बिंदु होते हैं समविभव पृष्ठ के लिए, यदि इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं विभव के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सूत्र V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे क्या हो गया, R। ये दो संकेत समझ में आए। डायग्राम में जो रेडियस दी गई है, जो त्रिज्या दी गई है, उसको हम कैपिटल R से शो कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पे कैपिटल R लिया गया है। यदि स्मॉल r से शो करते तो यहाँ पे स्मॉल r ले लेते। और यहाँ पे यदि देखें आवेश को डायग्राम में कैपिटल Q माना गया है, इसी कारण यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैपिटल Q। और यदि हम स्मॉल q मानते तो यहाँ पे क्या जाता है, स्मॉल q। ये केवल डायग्राम, डेफिनेशन और फॉर्मूला था। अब हमें समविभव पृष्ठ से संबंधित कुछ परिभाषाएं यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले परिभाषा मतलब गुण देखने हैं। तो सबसे पहले यदि आप यहाँ पे देखेंगे समविभव पृष्ठ में होता क्या है। समविभव पृष्ठ के पहले तो हम परिभाषा से ही पहला बिंदु बना के लिखेंगे। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है, विभव का मान कैसा होता है, एक समान होता है। विभव का मान कैसा होता है, एक समान। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, इसी कारण तो उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, विभव का मान समान होने के कारण। तो ये पहला बिंदु तो हमने डेफिनेशन से ही लिखा है। इसके पश्चात यदि हम सेकंड बिंदु लिखते हैं तो समविभव पृष्ठ से खींची गई विद्युत बल रेखाएं, ये जो आड़ी तिरछी जो आपको लाइनें अभी खींच के बताई गई हैं, उनकी बात की जा रही है। उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये यदि देखी जाए तो ये पृष्ठ के सदैव यानी परमानेंट, हमेशा की बात की जा रही है, लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं, लंबवत। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यानी समविभव पृष्ठ पर खींची गई जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये समविभव पृष्ठ के सदैव कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत। इसके पश्चात यदि हम देखें तो समविभव पृष्ठ पर यदि हमें क्या करना हो, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, समविभव वाला है, माने विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, समान। तो आवेश को जब हम समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे किसी भी बिंदु पर ले जाते हैं तो हमें किसी भी कार्य को नहीं करना पड़ता है, यानी किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इसके पश्चात यदि देखेंगे दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यही सेम स्थिति रहती है विद्युत बल रेखा में। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि काटते होते तो कटान बिंदु दो भाग हो जाते, और जो संभव नहीं है कटान बिंदु, इसका ये आपका अगला बिंदु हो जाएगा। और लास्ट में यानी पांचवा बिंदु यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा किसी भी सुचालक धातु का जो पृष्ठ होता है, सुचालक धातु समझ रहे हैं, जिसमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, वो जो धातु होगी उस धातु को हम क्या कहेंगे, सुचालक धातु। तो किसी भी सुचालक धातु लिख दें या फिर उसी को हम चालक धातु लिख दें। किसी भी सुचालक धातु का जो पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ सदैव कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ। किसी भी सुचालक धातु का जो पृष्ठ होगा वो सदैव कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा।